सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जियो और डार्कनेस लड़ रहे थे। जियो और डार्कनेस एक अलग ही दुनिया में लड़ रहे थे और बाहर की लड़ाई अपनी सेना को वो छोड़ दिए थे। डार्कनेस तो अपने पास्ट के भी बारे में याद करने लगा था, पास्ट की घावों को, पास्ट के सफरिंग को वो याद करके और भी ज्यादा फ्यूरियस होने लगा था। गुस्से में डार्कनेस अब जियो को बांध चुका था, उस पे अपने सल्फ्यूरिक एसिड से हमला भी कर दिया था। ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत घातक था, अगर कौशन ना बरता जाए तो वो जियो को जला भी सकता था। इसीलिए उस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए जियो अपने आइस एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है और कड़कड़ाती बर्फ से वो सब कुछ जमाने लगता है। जियो उतने में नहीं रुकता, ना ही डार्कनेस उतने में रुकता है। जियो तो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था, एब्सोल्यूट इवोल्यूशन से वो अब एक भेड़िया बन गया था, वुल्फ बन गया था और डार्कनेस को चारों तरफ से हमले पे हमला करने लगा था, काटने लगा था। अब डार्कनेस भी गुस्सा होने लगा था और अपने टेंटेकल से जियो की वुल्फ फॉर्म को काटने की कोशिश करने लगा था। पर डार्कनेस अपने प्लान में फेल हो जाता है, क्योंकि जियो अब ट्रांसफॉर्म होके एक जायंट टर्टल जो बन चुका होता है, जिसके मजबूत शल को डार्कनेस भी चबा नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से गुस्से में डार्कनेस जियो को उछाल के दूर फेंक देता है और अपने एनर्जी बीम को जियो पे अनलीश कर देता है। पर कछुआ रूपी जियो इस अटैक से भी उतना भी घायल नहीं हुआ होता है। लगता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के किंग ऑफ बीस्ट के बॉडी को अच्छी तरीके से समझने लगे हो। क्या वो भद्दा बॉडी तुम्हें इतना पसंद आ गया है? बोल के जहाँ जियो डार्कनेस को टॉन्ट कर रहा था, वहीं डार्कनेस भी पीछे नहीं हट रहा था। अरे मेरी बात को तो छोड़ो, अपनी बताओ, तुम तो एक इंसान थे ना? क्या पेड़ बन के तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा है? क्या पेड़ बन के ही तुम रहने वाले हो? तुम तो पेड़ के कई सारे टेक्निक्स भी सीख चुके हो और सबको ट्री बीस्ट बन के धोखा दे रहे हो। बोलो, क्या मैं गलत हूँ? बोल के तो डार्कनेस जियो को बातों में हराने भी लगता है। मैं अब कोई इंसान नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में जो जानते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई सालों से पेड़ बन के हूँ, यहाँ मेरा नया परिवार भी बन चुका है और उसी परिवार के लिए मैं तुम्हें हराऊंगा। जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। जियो की बातें खत्म हुई भी नहीं थी कि डार्कनेस गुस्से से गरजने लगता है। तुम्हें कुछ नहीं पता जियो, तुम क्या जानते हो करोड़ों सालों तक कैद होके रहना कैसा लगता है? कुछ सालों तक एक पेड़ बन के रह गए तो अपने पावर पे तुम्हें इतना घमंड है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराओगे? हरा सकते हो तो लो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बोल के डार्कनेस जियो की ओर गुस्से से बढ़ने लगता है, पर जियो तो एनॉर्मस हो जाता है, जिजेंटिक हो जाता है और डार्कनेस को मुंह खोल के निगल लेता है, उसे कैद कर देता है। दूसरी ओर चिंपैंजी किंग जिजेंटिक ड्रैगन से लड़ रहा था, जो कि अब पूरी तरीके से हील हो चुका था। यूं तो चिंपैंजी किंग जिजेंटिक ड्रैगन को पंचेस पे पंचेस मार रहा था, पर जायंट ड्रैगन पे वो अटैक्स उतना कुछ असर दिखा नहीं रहा था। तभी जायंट ड्रैगन अपनी पूंछ से चिंपैंजी किंग के गला को ही दबा देता है और उसे उठा उठा के पटकने लगता है, अपना बदला लेने लगता है। जायंट ड्रैगन सिर्फ चिंपैंजी किंग से बदला नहीं लिया था, वो तो मिस्टी माउंटेन के हर एक जायंट बीस्ट से बदला लिया था। आंट क्वीन, मैंटिस क्वीन और यहाँ तक कि बोर किंग को भी वो पछाड़ दिया था। इन सबके बीच आंट क्वीन अपना आखिरी दाव चलने की कोशिश करती है। वो जायंट ड्रैगन को घायल करने की कोशिश करती है, उसे काटने की कोशिश करती है, पर जायंट ड्रैगन अपने पंजों को आंट क्वीन के आर पार कर देता है, उसे क्रिटिकल तरीके से घायल कर देता है। जायंट ड्रैगन उतने में नहीं रुकता, वो तो वहाँ एनर्जी ब्लास्ट भी करने लगता है, मिस्टी माउंटेन के सारे जायंट बीस्ट को वहाँ खत्म कर देने की कोशिश करने लगता है। पर ऐन वक्त पे उन सबको बचाने के लिए वहाँ थंडर ड्रैगन आ जाता है और जायंट ड्रैगन को टक्कर देने लगता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मैं लेट हो गया। इस जायंट ड्रैगन को अब तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा पिता है। यहाँ अब मेरे आपसी मामलों को निपटाना है। बोल के थंडर ड्रैगन अब जायंट ड्रैगन से टकराने लगता है। ड्रैगन्स का लड़ाई होने लगता है। पता नहीं थंडर ड्रैगन को उसके पिता के बारे में कैसे पता चला। वो तो पहले एक वाइवन था। क्या उसका पिता भी पहले एक वाइवन था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट किंग के प्रभाव में आके इवॉल्व हो गया था? पता नहीं, ये सब हमारे इमेजिनेशन पे निर्भर है। वहीं टायरानोसोरस रेक्स अब एक जायंट सैलेमेंडर से लड़ रहा था और व्हाइट टाइगर एक जायंट लिजर्ड से लड़ रहा था। वहीं पे आइस ड्रैगन भी थी और उसकी ओपोनेंट एक अजीब सा जीव था, जो कि देखने में तो एक फायर टाइप लग रहा था, क्योंकि उसके तन बदन में आग जल रहा था। पर कुछ भी बोलो, मुझे तो ये पोकेमोन की साइडक जैसा लग रहा था। और देखो तो पोकेमोन की साइडक जैसे ही ये साइडक भी शायद बहुत बुद्धू था, बेवकूफ था। इसीलिए तो आइस ड्रैगन उस साइडक के थॉट्स को समझ नहीं पा रही थी। उसके अगले मूव के बारे में सोच सोच के ही वो पसीना पसीना हो रही थी। तभी परेशान होके आइस ड्रैगन फ्रीजिंग रे से साइडक पे हमला कर देती है, पर फ्रीजिंग रे का डायरेक्ट इम्पैक्ट पाके भी साइडक अभी तक जमा नहीं होता है। इसलिए आइस ड्रैगन उस पे पूंछ से हमला करने लगती है, उसे कोड़े मार के दूर फेंक देती है। तभी साइडक गुस्सा होने लगता है और हम सबको पता है साइडक गुस्सा होने पे क्या करता है। पोकेमोन की साइडक की तरह ये साइडक भी अब अपना असली पावर दिखाने लगता है। लावा ब्रेथ से वो अब आग उगलने लगता है, या फिर
मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि ये साइडक लावा नहीं उगल रहा था, बल्कि माचिस की तीली के बराबर आग उगल रहा था। पर इससे आइस ड्रैगन को चांस मिल गया। अब आइस ड्रैगन फ्रीजिंग रे की एरिया अटैक करने लगी थी और साइडक के साथ साथ बहुत बड़ी एरिया को जमा के रख दी थी। पर जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। लग रहा था कि साइडक हार गया है और आइस ड्रैगन आराम से जीत गई है। पर अभी तो साइडक के सर में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ने लगा था, आइस मेल्ट होने लगा था। तभी अचानक वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन का कारण खुद साइडक होता है। एक्सप्लोजन इतना भयानक कि उसका इम्पैक्ट कहीं दूर तक गया था और पूरा एरिया लावा लावा हो गया था। वो लावा मिस्टी माउंटेन के कई सारे बीच को खत्म कर देता अगर वहाँ किंगजाओ ना होता। किंगजाओ ने वक्त रहते अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक लार्ज अर्थ बैरियर बना दिया, लावा को रोक दिया। ऐसे में आइस ड्रैगन का क्या हुआ? आइस ड्रैगन तो अपने आप को बचाने के लिए एक आइस स्फीयर बना दी थी, जिसके अंदर रह के वो अपने आप को लावा से बचा ली थी। पर फिर भी उसका आधा हिस्सा आग के लपटों में आ गया था, क्योंकि आइस ड्रैगन का आधा बॉडी अब जल चुका था। आइस ड्रैगन अब इसका बदला जरूर लेगी। सांप अब बतख का शिकार करेगी। वहीं थोड़ी दूर में ही विंडुल्फ से एक सेबरटूथ जैसा वेयरवुल्फ लड़ रहा था और उनको वो बहुत घायल भी कर चुका था। वो सारे विंडुल्फ्स को मारने ही वाला था, पर अचानक उन सबको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ गोल्डन आंट आ जाता है और उस वेयरवुल्फ के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। अपने एक्सोस्केलेटल पंजों से उसे दूर खदेड़ने लगता है। वो वेयरवुल्फ कोई छोटा मोटा एनिमी नहीं था, उससे तो जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। मतलब वो इतनी आसानी से मरने नहीं वाला था। इसीलिए गोल्डन आंट तुरंत अपने आप को बूस्ट करता है, अपने आप को ट्रिपल एम्पलीफाई करने लगता है और वेयरवुल्फ पे झपटने लगता है। ट्रिपल फिस्ट, क्वाड फिस्ट और पेंटा फिस्ट मूव से वो वेयरवुल्फ पे वार करने लगता है। उसे पंचेस पे पंचेस मारने लगता है, उसके तन बदन को चीरने लगता है, फाड़ने लगता है। वैसे इन अटैक से वेयरवुल्फ बहुत घायल हो गया था, पर वो अभी तक हार नहीं माना था। गोल्डन आंट को देख के वेयरवुल्फ भी अपने आप को बूस्ट करता है। बाउंडलेस फिजिक्स से वो अपने आप को कई गुना स्ट्रॉन्गर बनाने लगता है। अब गोल्डन आंट और वेयरवुल्फ जैसे ही टकराते हैं, उनके बैटल के इम्पैक्ट से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धरती के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगते हैं और वेयरवुल्फ इम्पैक्ट सह ना पाके खून की उल्टी करने लगता है। पर वेयरवुल्फ के पास अब भी कुछ मूव्स बाकी थे और उनमें से एक था बर्सर्क मोड, जो कि तुरंत वेयरवुल्फ एक्टिवेट कर दिया था और उसकी वजह से वेयरवुल्फ अब गोल्डन आंट से बेरहमी से लड़ने वाला था। वहीं पे मिस्टी माउंटेन का पैंडा भी था, जो कि क्रिम्सन लोटस सोलर फ्लेयर को एक्टिवेट किया था और वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था, जो कि उसका पुराना दुश्मन था। पैंडा तो अपने क्रिम्सन फ्लेयर से ऑस्ट्रेलिया की टेक्टिकल्स को जलाने लगा था। अपना बदला वो छोड़ने नहीं वाला था। बैटलफील्ड में और भी कई सारे बीस्ट थे और उन सब से बुल डीमन लड़ रहा था। अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से, अपने पावरफुल एक्स से वो सारे बीस्ट को अपने पैरों तले झुका रहा था। वैसे बैटलफील्ड में फॉल्कन्स भी थे और मिस्टी माउंटेन की ये पेरेग्रिन फॉल्कन मार्क 5 की स्पीड में उड़ रहे थे और अपने सामने आने वाले हर एक बीस्ट के आर पार जा रहे थे। उनको 2 पलों में खत्म कर रहे थे। अगर पेरेग्रिन फॉल्कन इतना अटैक कर रहे हैं तो मिस्टी माउंटेन के वल्चर्स कैसे पीछे रहते? उनकी तो विंग्स में ही आग जल रहा था और उनका हर एक फेदर मीटोराइट शावर कर रहा था, दुश्मन पे आग बरसा रहा था। आग उगलते उगलते वहाँ टायरानोसोरस रेक्स भी आ गया था और सबको वो आग में झुलसा रहा था, उनको फ्राई कर रहा था। किंगजाओ और गोरिल्लास की आर्मी भी पीछे नहीं थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट पे कहर बरसा रही थी। पर सबसे ज्यादा डैमेज तो वहाँ मेडुसा दे रही थी, जो कि एक नजर में ही अपने दुश्मनों को पत्थर का बना रही थी और उन पत्थरों को क्यांकिन तुरंत तोड़ दे रही थी। पर ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट तो लगातार आए जा रहे थे, उनके नंबर तो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टी माउंटेन एग्जॉस्ट हो सकता था, टाइम से पहले ही हार सकता था और ये होने नहीं दिया जा सकता था। वुली मेमोथ और व्हाइट टाइगर क्राउड को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अब तो इस लड़ाई में काइमेरास भी शामिल हो चुके थे। ये काइमेरास वही काइमेरास थे जो कि दूर बैठ के गोलेम्स की लड़ाई को देख रहे थे, पर अब तो वो मिस्टी माउंटेन में शामिल हो गए हैं और मिस्टी माउंटेन की ओर से ही लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट को मार के वो मजे ले रहे हैं। बैटल में तो नाइनटेल फॉक्स और कैंगरू बीस्ट भी थे और एक दूसरे को वो धमकाने की, टॉन्ट करने की वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हें पता भी है तुम लोगों की संख्या में और हमारी संख्या में कितना फर्क है। जल्द ही मिस्टी माउंटेन हमारे कदमों के नीचे होगा और शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। बोल के जहाँ कैंगरू बीस्ट नाइनटेल फॉक्स को धमका रहा था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था, वही नाइनटेल फॉक्स तो मुस्कुरा रही थी। तुम्हें किसने कहा कि हम बस इतने ही हैं? बोल के जैसे ही नाइनटेल फॉक्स अपना सेंटेंस कंप्लीट करती है, ऑस्ट्रेलिया में जोरदार मिसाइल्स की बौछार होने लगती है, जिसके चपेट में ऑस्ट्रेलिया की कई सारी बीस्ट आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि हम अकेले नहीं हैं, तुम लोगों के दुश्मन तो बहुत सारे हैं जो तुम लोगों को हराने के लिए, तुम्हें मारने के लिए यहाँ आ गए हैं। वैसे नाइनटेल फॉक्स सही ही बोल रही थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में
हुआशा किंगडम पहुंच चुका था और ये सब मिसाइल्स उन्हीं का ही अटैक था। निशाना तांगो, ऑस्ट्रेलिया के बीच पे निशाना तांगो, सारे मिसाइल्स रेडी करो बोल के जैसे ही शिप के क्रू, शिप के कैप्टन्स आपस में बातचीत कर रहे थे, अपने एनिमी पे एम कर रहे थे, तभी अचानक समंदर के अंदर से गर्जन आने लगती है और सी बीस्ट चारों तरफ से हुआशा किंगडम को घेर लेते हैं, हुआशा किंगडम के शिप को घेर लेते हैं और देखते ही देखते हुआशा किंगडम को और 10 नेशन अलायंस को अलग कर देते हैं। ये बात इंसान भी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि सी बीस्ट उन पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो सी बीस्ट का सामना करने के लिए वो बम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं, गोलियों और मिसाइल्स की बौछार करने लगते हैं। कई सारे सी बीस्ट वहाँ मारे जाते हैं और ये देख ऑक्टोपस किंग इंसानों का सामना करने के लिए सबके सामने आता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से यूए किंगडम के रेडार को ही तबाह कर देता है। देखते ही देखते शिप्स पे सी बीस्ट चढ़ने लगते हैं, अपना इन्वेजन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप्स का कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो जाता है और बद को बदतर करने के लिए वहाँ क्राफ्ट किंग आ जाता है, जो बड़े बड़े टैंक्स को तबाह करने लगता है, ह्यूमन बटालियन पे कहर बरसाने लगता है। पर उन शिप में कोई ऐसा भी था जो क्राफ्ट किंग का ही इंतजार कर रहा था, जिसे क्राफ्ट किंग से उधार चुकता करना था, और वो था अफ्रीका का एक ट्राइबल किंग। अफ्रीका पे जब सी किंग्स ने हमला किया था, तब यही क्राफ्ट किंग ने अफ्रीका के कई लोगों को मार दिया था और जब ट्राइबल किंग उसके साथ लड़ा, तब क्राफ्ट किंग वहाँ से भाग गया। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, पिछली बार तुम वहाँ से भाग आए थे, पर इस बार तुम मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे बोल के ट्राइबल किंग अपने एंसेस्टर्स को समन करता है और अपने गार्डियन डीटी के साथ मिलके वो क्राफ्ट किंग के साथ लड़ने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस किंग के साथ लड़ने के लिए अब मैग्नेटो आ चुका था, जो अपने मैग्नेटिक पावर से बड़े बड़े मिसाइल्स को ऑक्टोपस किंग पे फेंक रहा था। इंसान चाहे कमजोर हो, इनसिग्निफिकेंट हो, पर हमें नीचा देखने की जरूरत मत करना, क्योंकि हम मरते दम तक लड़ेंगे और हो सके तो तुम्हें हेल में ले जाएंगे बोल के सिर्फ मैग्नेटो ही नहीं बल्कि दूसरे सुपर ह्यूमंस भी एक्टिव हो चुके थे और सारे सी बीस्ट पे अपना कहर बरसाने लगे थे। उन्हीं शिप्स में बिशप भी था, जो अपने होली मैजिक से होली स्वॉर्ड्स को समन करने लगा था और सारे सी बीस्ट को पर्ज करने लगा था। भगवान के नाम पे तुम सारे शैतान यहीं पे खत्म हो जाओगे बोल के तो वो अपना वेंजेंस मैजिक भी एक्टिवेट कर दिया था। देखते ही देखते वहाँ आयरन नाइट्स भी आ जाते हैं और सी किंग्स की ओर झपटने लगते हैं। दूसरी ओर जीव और डार्कनेस अब भी लड़ रहे थे, कभी कभी फिजिकली तो कभी कभी ओरली वो लड़ रहे थे। 7 सी किंग्स ने इंसानों के साथ लड़ना शुरू कर दिया है। देखो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स फिर से अकेले हो गए हैं, क्या इंसान मेरे सी किंग्स को मार पाएंगे? अगर नहीं तो वो भला तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को कैसे हेल्प कर पाएंगे बोल के डार्कनेस जीव को अब टॉन्ट करने लगा था, उकसाने लगा था। जीव तो अपने फॉर्म्स बदल बदल के डार्कनेस से लड़ रहा था, कभी वो कछुआ बन के तो कभी वो वुल्फ बन के डार्कनेस से लड़ रहा था और इस सब से डार्कनेस परेशान हो रहा था। तुम्हारे पास और कितने फॉर्म हैं बोल के डार्कनेस चिढ़ने भी लगा था और अपने हजारों पोर्ट्स को खोल दिया था, जिससे कई सारी एनर्जी बीम निकलने लगी थी जो जीव को ही टारगेट कर रही थी, जीव को घायल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी डार्कनेस को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसका इंस्टिंक्ट उसको ट्रिगर कर रहा होता है और ऐसा हो भी क्यों ना, जीव ने अपने मीटोरेट शावर स्किल को एक्टिवेट जो कर लिया था, जिसकी वजह से आसमान में कई सारे फ्लेयर्स बनने शुरू हो गए थे और धड़ाम धड़ाम से डार्कनेस पे आग के गोले बरसने लगे थे, पूरे एरिया को आग के लपटों में जकड़ लिए थे, फ्लेम में एनगल्फ हो गए थे। कोई और होता तो वहीं जल के राख हो गया होता, पर ये तो डार्कनेस था, वो इतनी जल्दी कहाँ मरने वाला था। डार्कनेस तो ऐसी हालत में भी अपने टेंटिकल्स से आने वाले फ्लेम्स को ब्लॉक कर रहा था और इसके चलते डार्कनेस जीव को दूसरा एक मौका दे दिया था अटैक करने का, अपना दूसरा दांव चलने का। जीव तुरंत अपने 9 अर्बोरियल रूट्स को यूज करता है और डार्कनेस पे झपटने लगता है, उस पे वार करने लगता है, उस पे काटने लगता है। जीव उतने में नहीं रुकता, वो तुरंत अपना नेक्स्ट मूव भी चल देता है। वो तुरंत अपने स्किल एलिमेंटल ऑफसूट को एक्टिवेट करता है और कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करने लगता है। डार्कनेस पे एलिमेंटल बीम ब्लास्ट करने लगता है, थंडर कंट्रोल से वो डार्कनेस पे थंडर ब्लास्ट करने लगता है, जोरदार बिजली गिराने लगता है। डार्कनेस तो अब दर्द के मारे चीख रहा था, उस पे वार जो हो रहा था। जीव का वार अभी खत्म नहीं हुआ था, वो तो डार्कनेस पे अब कई सारे थंडरबोल्ट अब एक साथ गिराने लगा था। ड्रैगन रूपी ये थंडरबोल्ट्स डार्कनेस को फ्राई करके रख रहे थे, उसके पास्ट को उसे याद दिलाने लगे थे, उसके कंपेनियन को याद दिलाने लगे थे। चले जाओ डार्कनेस, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है बोल के जैसे ही जीव डार्कनेस को खदेड़ने लगता है, डार्कनेस गुर्राने लगता है। मैं कहाँ जाऊंगा, ये दुनिया तो मेरी है बोल के डार्कनेस अपने टेंटेकल्स को हवा में लहराने लगता है। नेक्स्ट राउंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है, अपने चारों तरफ एक डार्क बैरियर बना देता है,
दूसरी तरफ जीव अब आइस एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया था और चारों तरफ जोरदार बर्फबारी करने लगा था। सब कुछ जमाने लगा था और डार्कनेस को फ्रॉस्ट बाइट देने लगा था और उसी मूव से वो डार्कनेस के बैरियर को तोड़ दिया था। तुम तो अच्छी तरीके से ग्रो हुए हो। चलो, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे पास भी इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। चलो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। बोल के डार्कनेस की बातें अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि जीव को डार्कनेस के सामने एक स्क्रीन दिखाई देता है जो सिस्टम पैनल ही होता है। उसके उल्टा ये सिस्टम पैनल डार्क कलर का था, ब्लैक कलर का था और ये देख जीव शॉक में था। चलो, अब मजाक बहुत हो गया, अब सीरियसली लड़ते हैं। बोल के डार्कनेस भी अब रूप बदलने लगता है। जीव के ट्रियांट की तरह वो भी एक ह्यूमनॉइड फिगर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वैसे दिखने में तो ये मार्वल सिनेमास के सेलेस्टियल जैसा लग रहा था, थोड़ा बहुत रोबोटिक, थोड़ा बहुत गोलम जैसा लग रहा था। मैं इस दुनिया का ऑफस्प्रिंग हूँ और तुमसे ज्यादा मैं इस दुनिया में रहने के लिए क्वालिफाइड हूँ। तुम्हें हो ना हो, इस बार मरना ही होगा। बोल के डार्कनेस अब जीव पे झपटने लगता है और शॉक में डाल के जीव को भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। टाइम बहुत कम था और पता नहीं डार्कनेस अपने अंदर क्या क्या छिपा के रखा था। अगर जल्दी से जल्दी डार्कनेस को निपटाया नहीं गया तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकता था। इसलिए जीव तुरंत अपने टाइम स्टॉप स्किल को एक्टिवेट करता है और समय को थमा देता है। जीव सोचा था कि वो जल्दी से जल्दी डार्कनेस को खत्म कर देगा, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपने 9 अर्बुलर रूट्स को यूज करने लगता है और डार्कनेस को चीर फाड़ देने की, उसे तुरंत मार देने की चेष्टा करने लगता है। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो वो अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। यूजुअली टाइम स्टॉप स्किल के एक्टिवेट होने के ड्यूरेशन में हर कोई अपने जगह पे फ्रीज हो जाना चाहिए था, कोई हिलना डुलना नहीं चाहिए था। पर डार्कनेस हिल डुल रहा था, मानो उस पर टाइम स्टॉप वर्क ही नहीं कर रहा था। इसीलिए तो वो अपने टेंटेकल से जीव का जबड़ा तोड़ दिया था और उसे शॉक में रख दिया था। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं हिल डुल क्यों रहा हूँ, तुमने टाइम स्टॉप स्किल यूज किया था ना, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने तुमको पहले से ही बताया था कि मेरे पास भी इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं जिससे मैं सिस्टम से कुछ भी खरीद सकता हूँ, कोई भी स्किल बाय कर सकता हूँ। और इस बार मैंने नलिफाई स्किल बाय किया था। नलिफाई स्किल मतलब तुम तो जानते ही होगे, इस स्किल से मैं किसी भी स्किल को नलिफाई कर सकता हूँ, बेकार साबित कर सकता हूँ। बोलते बोलते डार्कनेस तो सिस्टम से और एक स्किल बाय करता है और वो स्किल इमिटेशन होता है जिससे वो किसी के भी स्किल को कॉपी कर पाता है। अब डार्कनेस भी जीव की तरह 9 अर्बोरियल रूट्स को यूज करने लगा था। उसके पीछे से अब रूट्स निकलने लगा था जो जीव के रूट्स की तरह ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। डार्कनेस के अर्बोरियल रूट्स इतनी तेजी से हमला कर रहे थे कि जीव के बॉडी पार्ट्स अब टूटने बिखरने लगे थे। तभी घायल होकर जीव थोड़ा दूर चला जाता है और वहीं से वो अब लाइट एलिमेंट्स को यूज करने लगता है। डार्कनेस पे अब लाइट से हमला करने लगता है। वैसे ये अटैक बहुत सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि डार्कनेस का ऑपोजिट लाइट था, तो उस एलिमेंट से वो बहुत ज्यादा डैमेज पाया था। तो तुमने लाइट एलिमेंट सीख लिया, कोई बात नहीं, तुम तो जल्दी ही मरने वाले हो, तुम मेरे लिए कोई थ्रेट बन के रहने नहीं वाले हो। बोल के डार्कनेस अब दर्द से कर्रा रहा था, वो जीव को जल्दी से जल्दी मारना चाहता था। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे पास वाटर एलिमेंट नहीं है, वरना लाइट एलिमेंट के साथ वाटर एलिमेंट मिला के मैं तुम्हें बहुत दर्द देता। और हाँ, डार्क एलिमेंट वो तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, तुम्हें मार के मुझे मिल जाएगा। बोल के जीव तो अब डार्कनेस को टॉन्ट करने लगा था। जहाँ जीव और डार्कनेस लड़ रहे थे, हर एक स्किल, हर एक टैक्टिक लगा के वो लड़ रहे थे, अपने दुश्मन को पछाड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। जीव तो टाइम स्टॉप स्किल भी यूज कर रहा था, पर वो भी डार्कनेस के सामने फीका पड़ रहा था। जीव की तरह डार्कनेस के पास भी सिस्टम था, इवोल्यूशन पॉइंट्स था, जिससे वो कोई भी स्किल बाय कर सकता था, इंस्टेंटली कोई भी स्किल लर्न कर सकता था। और फिलहाल ही वो इमिटेशन और नलिफाई स्किल लर्न किया था। नलिफाई स्किल से जहाँ डार्कनेस किसी भी स्किल को तोड़ सकता था, अपने आप को डीप बफ कर सकता था, वही इमिटेशन स्किल से वो सामने वाले की स्किल को लर्न कर सकता था, उनको कॉपी कर सकता था और उसी से ही वो जीव के स्किल को उसी के खिलाफ यूज कर रहा था। यहाँ पे हमें और एक बात पता चलती है, जैसे कि इस दुनिया में जब तक सिस्टम है तब तक वो सिस्टम से इवोल्यूशन पॉइंट्स देके न्यू स्किल्स खरीद सकता है। और इसलिए तो वो सी बीच से मैसेकर करवा रहा था, इंसानों का मर्डर करवा रहा था, क्योंकि डेथ से ही उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स जो मिलता था। मतलब एक तरीके से तो डार्कनेस के पास इनफाइनाइट इवोल्यूशन पॉइंट्स था। बातों ही बातों में डार्कनेस सिस्टम से नए नए स्किल्स परचेज कर रहा था और इस बार वो लावा फिजिक परचेज किया था, जिससे वो अब लावा को मैनिपुलेट कर रहा था। अपने सारे टेंटिकल्स को लावे से कवर कर दिया था और लावे से ही जीव पे वो अब हमले करने लगा था।
जीव को अच्छी तरीके से पता था कि लावा कितना खतरनाक है, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड ना करे तो लावा से वो जल भी सकता है। इसलिए जीव तुरंत अपने रूट्स को क्रिस्टलाइज कर देता है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ले आता है। जीव उतने में नहीं रुकता, वो तो अब आइस एज स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और पूरे एरिया को फ्रॉस्ट से जमा दिया था। अब डार्कनेस डार्क ब्लेड से हमला करता है और अपने सोनिक डार्क ब्लेड से वो पूरे बर्फीले एरिया को ही तोड़ के रख देता है। डार्कनेस तो अब एक नया स्किल परचेज भी करने लगा था और वो स्किल था ग्रेविटी। डार्कनेस अब अपने न्यू स्किल से ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने लगा था, जीव को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डार्कनेस उतने में नहीं रुकता, डार्कनेस तो जीव पे हमला कर रहा था, नए नए स्किल्स खरीद रहा था और अब की बार वो थंडर कंट्रोल खरीदा था जो कि हूबहू जीव की तरह ही था। स्किल के एक्टिवेट होने से ही जीव पे जोरदार बिजली गिरने लगा था, पर शुक्र है जीव की क्रिस्टलाइजेशन रूट्स का, जिसकी वजह से अब तक जीव जिंदा था। तुम्हें पता है मैं तुमसे इंसानों का लड़ाई क्यों करवाना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इंसानों का तुमसे लड़ाई करवाना चाहता था क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, इतना नफरत कि उनकी जाति को ही मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं उनको टॉर्चर करवाना चाहता हूँ और नरक की आग में उनको झुलसाना चाहता हूँ। जीव द डीमोनिक ट्री, तुम्हें पता है डर क्या है? चलो मैं आज तुम्हें डर दिखाता हूँ, बोल के डार्कनेस अब जीव को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, उसे अपने पास्ट को दिखाने लगता है। बात 85 मिलियन साल पहले की थी, जब दुनिया में डायनासोर्स का राज था और इंसानों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसी दौरान धरती में उल्का गिरा, कॉमेट गिरा और चारों तरफ भयंकर तबाही मच गया। उन्हीं एक कॉमेट के अंदर डार्कनेस था। वैसे डार्कनेस अभी तक डार्कनेस बना तो नहीं था, बस वो अपने प्लैनेट से भागा हुआ एक शरणार्थी था और अपनी माँ के कहने पे ही अपने प्लैनेट को छोड़ के वो यहाँ आ गया था, एक रेफ्यूजी बन गया था क्योंकि उसका प्लैनेट तबाह हो गया था। स्टार्टिंग में तो वो इनएक्टिव था और उसी इनएक्टिव स्टेट में वो करोड़ों साल गुजार दिया। तब धरती काफी बदल चुका था, धरती में अब कई नए पेड़ पौधे उग चुके थे, जीव जंतुओं की भरमार अब होने लगे थे। अब तो धरती में इंसान इवॉल्व हो चुके थे। उन्हीं इंसानों में से एक इंसान थी सुईजिन, जो ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते एक पेड़ के पास आ गई और उसी पेड़ के अंदर डार्कनेस फंसा था, डार्कनेस का इनएक्टिव बॉडी फंसा था। अरे ये कैसा जीव है, ये तो पूरा काला कलूटा है, क्यों ना मैं उसे अपना पालतू बना दूं, बोल के सुईजिन डार्कनेस के साथ खेलने लगती है और उसी खेल खेल में डार्कनेस पहली बार अपनी आंखें खोलता है। डार्कनेस बहुत दर्द सहा था, अपने पूरे प्लैनेट को तबाह होते देखा था, पर अब वो एक नई दुनिया में था और सुईजिन से वो जुड़ने लगा था। सुईजिन थी ही ऐसी, वो डार्कनेस के साथ हमेशा खेलती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब धीरे धीरे तो डार्कनेस सुईजिन की हर बात में, उसके हर एक काम में हेल्प भी करने लगा था, उसको डेंजर से बचाता था। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी बिताने लगे थे। देखते ही देखते 2 साल खत्म हो गया और वो मनहूसियत का दिन पास आने लगा। सुईजिन अब बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी और डार्कनेस वैसा की वैसा रह गया था। सुईजिन जिस गांव से बिलोंग करती थी, उस गांव का एक रिवाज था, हर एक साल गांव से पैलेस में एक लड़की जाती, उस लड़की को पैलेस में ही रहना होता, पैलेस के हर एक छोटे बड़े काम को करना होता और अपनी आइडेंटिटी को खो के एक मेड बनना होता। क्योंकि सुईजिन इस रिवाज के बारे में जानती थी तो वो डरने लगी थी, डर की उसे इस बार सिलेक्ट न कर दिया जाए। सुईजिन पैलेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी और वो अपने दोस्त डार्कनेस के पास ही रहना चाहती थी, इसीलिए वो पैलेस के यूंज को कुछ पैसे भी देने के लिए रेडी हो गई थी, रिश्वत देने के लिए रेडी हो गई थी और ये सब वो डार्कनेस को बताने लगती है, अपने दुख को वो शेयर करने लगती है। सीन सेट होता है अगले दिन को, जहाँ डार्कनेस सुईजिन का इंतजार कर रहा था, पर सुईजिन अब तक आई नहीं थी। वो जंगल में आने के लिए कभी लेट नहीं होती थी, शायद इस बार वो किसी प्रॉब्लम में पड़ गई थी। पर एक्चुअली क्या हुआ था, सुईजिन के साथ क्या अनहोनी हो गया था, ये डार्कनेस को जल्दी ही पता चलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है सुईजिन के गांव में, जहां रॉयल पैलेस का यूंच आया था और वो वहां मेड चुनने के लिए ही आया था। बहुत सारे लोग यूंच के सामने जमा हो गए थे, पर यूंच उनमें से सुईजिन को ही चुनता है और ये सुन के सुईजिन के ऊपर मानो पहाड़ टूट जाता है। सुईजिन यूंच को पैसे भी देती है, उसके डिसीजन को बदलने की कोशिश करती है, पर जो सुईजिन सोची होती है वैसा होता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं महीने में कितना कमाता हूँ, तुम मुझ जैसे को इन चिल्लरों से खरीदने की कोशिश कर रही थी। तुम जैसी लड़की को रॉयल पैलेस में नहीं लिया जा सकता, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुम्हारे सर को यहीं पे ही धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम एक एग्जाम्पल बनोगी इस गांव वालों के लिए, ताकि फ्यूचर में भी मुझे कोई डिसरेस्पेक्ट ना करे। यूंच ने अपना फैसला सुना दिया था। सुईजिन का फेट अब सील हो चुका था, उसका मरना तय था।
बेचारी स्वीजिन बचने की पूरी कोशिश करती है, वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, पर बेचारी कहाँ तक भागेगी। उसके पीछे तो रॉयल गार्ड्स पड़े थे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे इस दुनिया से विदाई देने के लिए। दूसरी तरफ जंगल में डार्कनेस अभी तक स्वीजिन का इंतजार कर रहा था। एक स्वीजिन ही थी जो उसके साथ मिलती जुलती थी, उसे अपना परिवार जैसे मानती थी, और ऐसी लड़की को डार्कनेस बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। क्या होगा जब डार्कनेस को पता चलेगा कि गांव वाले स्वीजिन को मारने वाले हैं? क्या डार्कनेस स्वीजिन को बचा पाएगा, या यही वो मोड़ है जहां डार्कनेस पूरी तरीके से बदल जाएगा और वो विलेन बनेगा जो आगे चल के ज़ीऊ द डिविनिक ट्री से लड़ेगा? क्या पता, ये हम सबको आगे ही पता चलेगा।